हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BCOS 184 ई कॉमर्स। इसके जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप गैस पेपर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि गैस पेपर्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें 25 प्लस क्वेश्चंस को रखा गया है जिसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च सेक्शन पे जाना है और अपना पेपर कोड जो भी है उसको सर्च करना है, BCOS 184। कुछ इस तरीके से आप सर्च करेंगे और आपके सामने जितने भी गैस पेपर्स होंगे वो आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से सारे गैस पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आगे की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया की प्रमुख पहलों पर चर्चा कीजिए। यानी हमें बताना है कि डिजिटल इंडिया क्या है और उसके पहलू थे उनके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। हमेशा अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे और बीच में अपने जो क्वेश्चन है उसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। यानी इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को हुई थी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इस अभियान के माध्यम से सरकार चाहती है कि हर नागरिक इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं और सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और सुविधा बढ़ती है। यानी सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति डिजिटल हो, हर डिजिटल चीज के बारे में उसको ज्ञान हो, इंटरनेट जैसी सुविधाएं घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सके। ठीक है, जिससे उनकी गति जो है, काम करने की सुविधाएं हैं, गति है, वो बढ़ सके। डिजिटल इंडिया का अर्थ, तो यानी डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या होता है? डिजिटल इंडिया का मतलब है कि देश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों तक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन पहुंचाई जाए। यानी वे सेवाएं जो ऑनलाइन पहुंचाई जा सके हैं, सरकार उन्हें प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाना चाहती है। इससे नागरिक घर बैठे विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। यानी इसका कार्य सिर्फ ये नहीं है, इनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि शहर के लोग ही इससे इस्तेमाल करें, बल्कि गांव-गांव तक ये पहुंचे। इसके लिए विभिन्न नीतियों को चलाया गया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया के प्रमुख पहले क्या रही हैं? भारत नेट। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ई गवर्नेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, विस्तार हो सकता है। यानी भारत नेट के माध्यम से हाई स्पीड डाटा ग्रामीण लोगों को भी मिल सके, इस तरीके की सुविधा का उद्देश्य रखा गया है। अगला है डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट्स। सरकार ने UPI, BHIM ऐप, रुपे कार्ड, APS जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा दिया है। इससे नगद लेन देन कम होता है और ऑनलाइन भुगतान बढ़ता है। यानी इससे ऑनलाइन जो आप पैसे हैं वो भेज सकते हैं, इससे नगदी कम हो जाती है। आगे है डिजिटल लॉकर यानी डिजी लॉकर इसे कहते हैं। डिजी लॉकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सुरक्षित रूप से ऑनलाइन रख सकते हैं। यानी आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लाइसेंस हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, वो डिजी लॉकर में सेफली रखे जाते हैं ऑनलाइन। इससे कागजी दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता कम हो जाती है और आप अपने डिजी लॉकर से डायरेक्ट जैसे जब भी आपको जरूरत पड़े आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस,
सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, पासपोर्ट आवेदन आदि। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। यानी बहुत सारी सरकारी सेवाएं हैं जो अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कि आप जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, ये सब ऑनलाइन आप कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। पासपोर्ट के लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हो। इससे आपके समय भी बचता है और धन की भी बचत होती है। CSC सेंटर्स यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, आप अपने आसपास देखते हो कि अब ग्रामीण इलाकों में भी CSC सेंटर्स खुलने लगे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यहाँ से लोग सरकारी योजनाएं, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी वे जो ग्रामीण लोग हैं, जो शिक्षित नहीं है, जिन्हें फोन से या फिर अपने घर से ये काम करना नहीं आता है, वो CSC सेंटर्स के माध्यम से अपना काम करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है जितनी भी सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षर अभियान, यानी इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग सिखाना है ताकि डिजिटल सेवाएं का लाभ वो उठा सके। यानी बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि कंप्यूटर को फ्री कोर्स या फिर कम पैसों का कोर्स सरकार कराती है ताकि हर व्यक्ति जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल सीख जाए और अपने डिजिटल लाभ वो उठा सके। ई हॉस्पिटल्स और ई शिक्षा, ई हॉस्पिटल के माध्यम से मरीज ऑनलाइन पंजीकरण और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यानी अब आप जो है अपने फोन से ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको लंबी लाइनों में लगकर अपॉइंटमेंट या फिर पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत उपलब्ध होते हैं। यानी शिक्षा जैसे साधनों, जितने भी आपको पढ़ाई की चीजें हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन शिक्षा के एप्स जो है अब आने लगे हैं। डिजिटल इंडिया के लाभ क्या क्या है उन्हें पढ़ लेते हैं। सरकारी सेवाएं तेज और पारदर्शी होती है। यानी डिजिटल होने से चीजें आप अब आप फोन से ही चेक कर सकते हो। हर चीज आपको कहीं जाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको फोन पर सब कुछ मिल जाता है। सरकारी सेवाएं इससे तेज होती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, यानी पारदर्शिता होती है। भ्रष्टाचार में कमी आती है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और भी अधिक देखने को मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं अधिक सुलभ हो जाती है, यानी सरल हो जाती है। लोगों का समय और धन दोनों बचता है। यानी अब आप देखते हैं डिजिटल होने की वजह से आप बहुत सारी चीजें घर ही कर सकते हो। जैसे अपने फॉर्म फिलिंग, जैसे आप अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो अब आप अपने फोन या लैपटॉप से ही वो काम कर सकते हो, या फिर CSC सेंटर्स तक से जाके वो भरवा सकते हो। उसके लिए आपको कहीं दूर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्म्स लेकर भटकना होगा कि इस पॉइंट पे जाइए, इस पॉइंट पे जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप आराम से जो है फोन के माध्यम से डिजिटल होकर चीजें कर सकते हो। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान ने सरकारी सेवाओं को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया। यानी यह एक विकसित जो समाज है, विकसित राष्ट्र है, उसका प्रथम यानी नींव होता है, प्रथम बिंदु होता है, उसकी नींव होता है जो सरल और तेजी से कार्य करता है। साथ ही इसने नागरिकों को डिजिटल तकनीकों से जोड़कर उन्हें अधिक सक्षम बनाया है। यदि डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार लगातार होता रहा तो डिजिटल इंडिया भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, डिजिटल चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से होता रहा, विस्तार और सुविधाएं बढ़ती रही, तो भारत के आत्मनिर्भर बनने में और एक आधुनिक राष्ट्र बनने में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी जो है भूमिका रहेगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेबसाइट होस्टिंग क्या है? वेबसाइट होस्टिंग के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। यानी वेबसाइट होस्टिंग के बारे में बताना है और उसके उन प्रकारों के बारे में आपको बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। आज के डिजिटल युग में वेबसाइट किसी भी व्यक्ति, संस्था या व्यवसाय की ऑनलाइन पहचान होती है। यानी आज के टाइम पर वेबसाइट आप देखते हैं कि आप जिस जगह काम करते हैं उसकी अपनी वेबसाइट होती है, आप जहां पढ़ते हैं उसकी अपनी वेबसाइट होती है। यानी जो वेबसाइट होती है ये जो एक संस्था है उसका ऑनलाइन पहचान का कार्य करती है। लेकिन केवल वेबसाइट बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसे इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट होस्टिंग की आवश्यकता होती है। यानी सिर्फ बनाना इसका काफी नहीं है, बल्कि इसको होस्ट करना भी जरूरी है। होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो वेबसाइट को सभी फाइलों, चित्रों, वीडियो और डाटा को एक विशेष कंप्यूटर यानी सर्वर पर सुरक्षित रखती है। यानी आपका जितना भी डाटा होता है वो सर्वर पर सुरक्षित रहता है ताकि इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी भी समय वेबसाइट को देख सके। यानी जब भी आप
जब भी आप क्लिक करते हो वेबसाइट पे वो तुरंत खुल जाती है, इसके लिए आपको कुछ अलग से काम करने की जरूरत नहीं होती। ये सब क्या होता है, ये वेबसाइट होस्टिंग की वजह से सारा डाटा, ये चित्र जो भी होता है, वीडियो, डाटा, फाइल सारी सेव हो जाती है सर्वर पर ही। ठीक है, वेबसाइट होस्टिंग क्या है? वेबसाइट होस्टिंग वह सेवा है जिसके माध्यम से किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर स्थान यानी स्पेस प्रदान किया जाता है। यानी वेबसाइट होस्टिंग में किसी वेबसाइट को पहले जगह दी जाती है, स्थान दिया जाता है। जैसे किसी, अगर आप कोई दुकान खोलने जाते हैं तो आप कोई जगह फिक्स करते हैं, उसी तरीके से जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट का नाम अपने ब्राउजर में लिखता है तब होस्टिंग सर्वर उस वेबसाइट की जानकारी उपयोगकर्ता को देता है। यानी अगर आप किसी वेबसाइट, यानी अगर आप सरकार की किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो जो होस्टिंग सर्वर है वो तुरंत उस वेबसाइट को खोल देगा, उसकी जानकारी आपको पहुंचा देगा। यदि होस्टिंग ना हो तो वेबसाइट इंटरनेट पर नहीं दिखाई देगा। यानी अगर हम उसकी होस्टिंग नहीं करेंगे तो वो जो डाटा है वो हमें नहीं दिखाई देगा। वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार, साझा होस्टिंग यानी शेयर्ड होस्टिंग। इस प्रकार की होस्टिंग में कई वेबसाइट एक ही सर्वर का उपयोग करती हैं। सभी वेबसाइटों जो सर्वर के संसाधनों को आपस में साझा करते हैं। यानी ये इस प्रकार की शेयरिंग होस्टिंग में क्या होता है कि सारी वेबसाइट जो सर्वर पर एक साथ कार्य करती हैं, एक सही, और सभी जो है संसाधनों का आपस में साझा करती हैं। इससे क्या होता है, इसके लाभ और हानि, हमें हमेशा दो पहलुओं को देखना होता है किसी चीज की लाभ और हानि को। इसके लाभ क्या है कि इससे कम लागत लगती है और शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है। यानी जो शुरुआत कर रहे हैं, सीखतर हैं या बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें लागत कम लगती है और प्रबंधन भी आसान हो जाता है। लेकिन हानि क्या है, अधिक ट्रैफिक होने से वेबसाइट धीमी हो जाती है। बहुत ज्यादा लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्य धीमी स्पीड से करता है। सुरक्षा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यानी जब बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स सुरक्षा इसकी बहुत कम हो जाएगी। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग यानी वीपीएस होस्टिंग क्या होता है, इसमें एक सर्वर को कई भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक उपयोगकर्ता को अलग वर्चुअल सर्वर मिलता है। यानी इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति को, जो भी उपयोग करता है, उसको अलग अलग वर्चुअल सर्वर मिलता है। इसका लाभ क्या होता है, इससे गति बेहतर होती है, प्रदर्शन अच्छा आता है, अधिक नियंत्रण रहता है, साझा होस्टिंग से अधिक सुरक्षित रहता है। यानी शेयर होस्टिंग जो हमने अभी पढ़ा था उससे ज्यादा ये सुरक्षित होता है। इसकी हानि क्या है कि इसकी लागत अधिक होती है। यानी अगर आप कोई एक चीज जो आपको ग्रुप में मिल रही है उसकी बजाय आपको इंडिविजुअल दी जाए तो उसकी लागत ज्यादा होती है। तो वही यहाँ हो रहा है कि इसकी लागत बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जब हम करते हैं शेयर होस्टिंग की बात। ठीक है, तकनीकी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। यानी इसमें तकनीकी जानकारी की आवश्यकता अधिक हो सकती है। अगला है समर्पित होस्टिंग यानी डेडिकेटेड होस्टिंग। इस प्रकार में पूरा सर्वर केवल एक ही वेबसाइट के लिए होता है। यह बड़े व्यवसाय और अधिक ट्रैफिक वाली वेबसाइट के लिए उपयुक्त है। यानी जो बड़े डाटा काम करते हैं, जो बड़ा लेवल पे काम करते हैं, सरकार का काम है जो बड़े डाटा का काम करता है, उसमें ये बहुत उपयोगी होता है। इसके लाभ है सर्वोत्तम प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, अधिक सुरक्षित होता है बाकी दोनों के मुकाबले, और पूर्ण नियंत्रण इस पर होता है। लेकिन हानि क्या है, ये बहुत महंगा होता है। यानी उन दोनों के मुकाबले भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। सर्वर प्रबंधन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यानी इसे संभालने के लिए विशेषज्ञ यानी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत होती है जो इसे संभाल सके। ठीक है, अगला है क्लाउड होस्टिंग। इसमें वेबसाइट का डाटा कई सर्वरों पर संग्रहित रहता है। यदि एक सर्वर में समस्या आती है तो दूसरा सर्वर वेबसाइट को चालू रखता है। यानी क्लाउड होस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे आप अपने फोन में या फिर अपने जो पीसी है या जो आपका लैपटॉप है इसमें देखते हैं क्लाउड करके एक ऑप्शन आता है। वो क्या करता है कि कई बार जो आपकी फाइल है अगर से जो आपका ब्राउजर है उस पर ओपन नहीं होती है तो वो दूसरे सर्वर से उसे ऑन कर देता है, चालू कर देता है। इसके लाभ क्या है, उच्च उपलब्धता मिलती है, तेज गति मिलती है, आवश्यकता के अनुसार संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं। यानी अगर आवश्यकता पड़ती है तो चीजें आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। इसकी हानि क्या है, लागत उपयोग के अनुसार बदल सकती है। यानी जैसे जैसे आप इसका उपयोग करते हैं इसकी लागत बढ़ती घटती रहती है। प्रबंधन थोड़ा जटिल हो सकता है, यानी इसको व्यवस्थित करना बहुत जटिल हो सकता है। पुनर्विक्रेता होस्टिंग यानी रीसेलर होस्टिंग। इस होस्टिंग में उपयोगकर्ता होस्टिंग सेवाएं खरीदकर उन्हें अन्य ग्राहकों को बेच सकता है। यह वेबसाइट डिजाइन या होस्टिंग वेबसाइट शुरू करने के लिए उपयोग होते हैं। यानी ऐसी वेबसाइट जिसे आप बनाते हैं और बेचने का कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे आप अपना व्यवसाय यानी एक अपना बिजनेस की तरह चला सकते हैं। यानी रीसेलिंग का आप काम देखते हैं बहुत सारी जगह पे होता है।
निष्कर्ष बहुत जरूरी है, तो निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेबसाइट होस्टिंग किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सेवा, यानी वेबसाइट होस्टिंग जो है किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे उपलब्ध कराने में। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता, बजट और वेबसाइट के ट्रैफिक के अनुसार साझा VPS या समर्पित क्लाउड या पुनरावर्ती होस्टिंग, यानी इनमें से कोई भी चुन सकता है, इनका चयन कर सकता है, जो भी उसको कंफर्टेबल हो, जिसमें भी वो सही हो, जो उसको सही लगे। सही होस्टिंग चुनने से वेबसाइट की गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ी रहती है, यानी आप देखते हैं सुरक्षा भी बढ़ी रहती है, गति भी अच्छी रहती है, जिससे उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। यानी एक शुरुआती व्यक्ति के लिए जैसे साझा हम देखते हैं साझा होस्टिंग अच्छी है, वहीं थोड़ा सा अच्छा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए VPS, उससे भी अच्छा चाहिए तो समर्पित या क्लाउड आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप रीसेलिंग या बिजनेस का काम करना चाहते हैं तो इसे रीसेलिंग होस्टिंग यानी पुनः विक्रेता होस्टिंग का उपयोग आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स के विकास की व्याख्या कीजिए। ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान की पर चर्चा कीजिए, यानी ई कॉमर्स क्या है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, वो हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीदी बिक्री होता है, यानी आप क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, ये ई कॉमर्स के अंदर आता है। आज के समय में ई कॉमर्स व्यापार का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया, यानी आप देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें जो है डिजिटल हो गई हैं, यानी हर चीज जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसे चीजें खरीदना या फिर अब आप रीसेलिंग का भी काम इन पे कर सकते हैं, यानी ये खरीदने बेचने की जो प्रक्रिया है ई कॉमर्स के अंडर आती है। इसकी सहायता से लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा सामान खरीद सकते हैं। व्यापारी अपने उत्पादनों को दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, यानी इसके जरिए आपको किसी दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, या फिर अपना माल खरीदने के लिए आपको किसी बड़े थोक बाजार तक घूमने की भी जरूरत नहीं है, आप ये सब ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ई कॉमर्स का विकास। ई कॉमर्स का विकास इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हुआ है, यानी जो टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी है इसके साथ हुआ है। 1990 के दशक में इंटरनेट के प्रसार के बाद ऑनलाइन व्यापार शुरू हुआ था, यानी इसकी शुरुआत हम देखते हैं 1990 के बाद हुई है। पहले लोग केवल वेबसाइटों के माध्यम से खरीदा करते थे, लेकिन समय के साथ मोबाइल ऐप और डिजिटल भुगतान या ऑनलाइन बैंकिंग और तेज इंटरनेट या ई कॉमर्स का और अधिक लोकप्रिय बना दिया। यानी शुरुआत इसकी वेबसाइट से हुई थी, लोग जो है वेबसाइट से चीजें खरीदना बेचा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल ऐप्स आने लगे, डिजिटल भुगतान यानी ऑनलाइन UPI पेमेंट्स वगैरह चलने लगी, ई कॉमर्स को और अधिक लोकप्रिय इन्होंने बना दिया है। भारत में ई कॉमर्स का तेजी से विकास डिजिटल इंडिया या सतत इंटरनेट, स्मार्टफोन्स के बढ़ते उपयोग और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों के कारण हुआ है। यानी आप देखते हैं कि भारत में जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ, उस पहल ने एक भारत में एक नई विकास को, एक नई ऊर्जा को जन्म दिया है। सस्ते इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे जियो का इंटरनेट फोन, एक छोटा सा फोन आने लगा जिसमें नेट भी चलता था, यानी इन चीजों की वजह से ऑनलाइन लोगों का जुड़ाव और ज्यादा बढ़ गया। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। आज लोग कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ, किराना, भोजन, टिकट व अन्य सेवाएं ऑनलाइन खरीदते हैं, हर काम आज ऑनलाइन अवेलेबल है। छोटे व्यापारी भी अपने उत्पादनों को ऑनलाइन बेचकर अधिक ग्राहक तक पहुंच सकते हैं, यानी जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो अपने सामान को ऑनलाइन, जैसे मीशो हो गया, ऐसे ऐप्स पर डालकर अपने जो दुकान हो उसको और डिजिटलाइज कर सकते हैं और लोगों तक जोड़ सकते हैं। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI या मशीन लर्निंग या ड्रोन डिलीवरी जैसे तकनीकों के कारण ई कॉमर्स का और अधिक विकास होने की संभावना है, यानी AI के जरिए या मशीन लर्निंग के जरिए या फिर ड्रोन्स के जरिए जो है ये तकनीकी और विकसित होने की संभावना है। ई कॉमर्स के फायदे क्या है? इससे समय की बचत होती है कि घर बैठे आप समय बचा सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं। 24/7 सेवा होती है, यानी ऑनलाइन दुकानें पूरी दिन पूरी रात खुली रहती है। आप कभी भी रात को 12 बजे भी अगर आप अपना ऐप खोल कर कुछ ऑर्डर करोगे तो भी ऑर्डर्स हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अधिक विकल्प यानी ग्राहक एक ही स्थान पर कई ब्रांड और उत्पादनों की तुलना कर सकता है, यानी आप Amazon, फ्लिपकार्ट या और भी जैसे ब्रांड्स हैं, किसी कपड़े की ब्रांड है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं एक ही समय पर एक ही जगह पर। कम लागत, व्यापारियों को बड़ी दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे खर्च कम होता है। डिजिटल भुगतान सुरक्षित और तेजी से हो जाता है, यानी एक बार में ही पेमेंट हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैश्विक व्यापार यानी व्यापार अपने उत्पादन देश विदेश तक भी फैला सकता है, यानी ग्राहक जो है देश और विदेश में भी पूरे में फैल सकते हैं। ग्राहक सुविधाएं, हम
होम डिलीवरी, आसान रिटर्न, छूट जैसी सुविधाएं ग्राहकों को आकर्षित करती है। यानी आपको जब आपकी चीज घर के दरवाजे पर ही मिलेगी तो आप क्यों उसे आकर्षित नहीं होंगे, क्यों उसके तरफ नहीं देखेंगे कि आपको छूट भी मिल रही है, रिटर्न का ऑफर भी मिल रहा है। हर तरीके की सुविधा ई कॉमर्स अब आपको देता है, इससे ग्राहक बहुत आकर्षित होते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नुकसान है। इंटरनेट पर निर्भरता, यानी बिना इंटरनेट के ऑनलाइन खरीदी संभव नहीं है। यानी पूरा जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ये इंटरनेट पर निर्भर करता है। साइबर अपराध का खतरा, जैसे डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी या हैकिंग का जोखिम। जैसे अब जो है साइबर क्राइम सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। वैसे ही डाटा चोरी हो सकता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है, हैकिंग हो सकती है। उत्पादों को पहले देखा नहीं सकते, यानी ग्राहक जो है अपनी जो भी चीज मंगा रहे हैं उसको आप छूकर देख नहीं सकते, सिवाय सिर्फ उस इमेज की कि वो आने वाली है तो वो किस तरीके की दिखने वाली है, आप उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, छू या परख नहीं सकते हैं। डिलीवरी में देरी, कभी कभी सामान समय पर नहीं पहुंचता है और डिलीवरी डिले भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। गलत या खराब उत्पादन, कई बार ऑर्डर किया गया सामान अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। कई बार आपने देखा है कि मीम्स बनते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर आपने फोन मंगाया है तो उसकी जगह साबुन आ गया। तो ऐसे कुछ उत्पादन गलत भी आ जाते हैं, उससे जो है जो विक्रेता है उस और जो खरीदार है उन दोनों को ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तकनीकी समस्या, जैसे वेबसाइट या ऐप की खराबी पर खरीदी प्रभावित होती है। जैसे कभी आप किसी ऐप को चलाते हैं डेली रूटीन में, लेकिन अगर वो किसी वजह से खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपके जो दैनिक जीवन है उसमें उसको प्रभावित करता है। स्थानीय दुकानों पर प्रभाव, ऑनलाइन व्यापार के कारण छोटे दुकानदारों की बिक्री कम हो जाती है। यानी आप देखते हैं कि क्योंकि सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन, क्योंकि उनको बिजली का खर्चा नहीं देना है या ये सब वगैरह, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं कि ऑनलाइन बाहरी खर्च से थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो छोटे दुकानदार है उनकी बिक्री बहुत कम हो जाती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स ने व्यापार और खरीदारों के तरीके में बड़ा परिवर्तन किया है। यह ग्राहकों और व्यापारी दोनों के लिए सुविधाजनक, तेज व किफायती माध्यम है। यानी हम देखते हैं कि ई कॉमर्स ने बहुत बड़ा परिवर्तन खरीदने बेचने में दिखाया है। यहाँ पर बेचने वाले को भी खरीदने वाले को भी बहुत फायदा होता है। हालांकि इसके साथ इसकी चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े हुए हैं। यदि सुरक्षित भुगतान, सही जानकारी और विश्वसनीय वेबसाइट का उपयोग किया जाए तो ई कॉमर्स आधुनिक व्यापार का सबसे प्रभावी और लाभकारी माध्यम साबित हो सकता है। यानी इसके साथ जो चुनौतियां हैं, तकनीकी साइबर क्राइम्स हैं या फिर तकनीकी समस्याएं हैं, वेबसाइट का बंद हो जाना, ऐप्स ना चलना या कोई भी अन्य जो प्रॉब्लम्स है, अगर इनका सोल्यूशन कर लिया जाए, इनका समाधान कर लिया जाए तो देखते हैं कि भविष्य में जो है व्यापार के लिए सबसे लाभकारी यह साबित हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई बैंकिंग क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच अंतर हमें बताना है। यानी ई बैंकिंग क्या है और उसके जो ये पार्ट है, इनके अंतर हमें बताने हैं। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। आज के डिजिटल युग में बैंकिंग सेवाएं पहले ही की तुलना में अधिक आसान और तेज हो गई। यानी आज आप जो पेमेंट करते हैं, आज जो आप बैंक के काम करते हैं, वो पहले से काफी आसान हो गए हैं और तेज हो गए हैं। अब लोगों को पैसा जमा करने, निकालने, भेजने के लिए हमेशा बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हमेशा आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। इंटरनेट और मोबाइल की सहायता से आप घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यानी अब बैंकिंग, हर बैंक के अपने ऐप चलते हैं, ई बैंकिंग चल रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है, जिसमें ऑनलाइन घर पर बैठे आप अपना सारा बैंक का काम कर सकते हैं। ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग वह प्रणाली है जिसके माध्यम से ग्राहक इंटरनेट, मोबाइल ऐप या डेबिट कार्ड या एटीएम या जो एटीएम है, डेबिट कार्ड है या अन्य डिजिटल माध्यम है, उनका प्रयोग करके बैंकों की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। यानी आप अपने मोबाइल से, अपने एटीएम से, अपने डेबिट कार्ड से या इंटरनेट से, यूपीआई वगैरह से अपने जो बैंक का लाभ है वो घर बैठे उठा सकते हैं। कहीं पर भी पेमेंट आप कर सकते हैं। ई बैंकिंग की सहायता से पैसे भेजना, बैलेंस देखना, बिलों का भुगतान करना, ऑनलाइन खरीदी करना, खाते का विवरण करना बहुत ही सरल हो गया। यानी अगर आपको पैसे चाहिए या भेजने हैं तो आप घर फोन से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो इसके लिए भी आप अपना फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई बैंकिंग का महत्व क्या है? ई बैंकिंग के निम्नलिखित महत्व है। समय की बचत, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती और इससे समय की बहुत बचत होती है। 24/7 सुविधा, दिन हो या रात आपको बैंकिंग सुविधाएं उपयोग किया जाता है, यानी हर समय वो खुले होते हैं।
तेज लेन देन, कुछ ही मिनटों में धन एक खाते से दूसरे खाते में, यानी अगर आप ट्रांसफर देखते हैं या पेमेंट देखते हैं, कुछ ही मिनटों कुछ ही सेकंडों में पेमेंट हो जाती है। सुरक्षित सेवा, यानी पासवर्ड, ओटीपी व अन्य सुरक्षित उत्पादों के कारण लेन देन बहुत सुरक्षित हो जाता है। कम खर्च, यानी डिजिटल सेवाओं को शुल्क बहुत कम या ना के बराबर होता है। बिल भुगतान में सुविधा, यानी बिजली, पानी, गैस, मोबाइल बिल जो होते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने फोन से ही भर सकते हो। ऑनलाइन खरीदी, ई बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इस जैसे आप कुछ ऑनलाइन चीज खरीदते हो तो उसकी पेमेंट आप सेकंडों में कर सकते हो, आपको कैश ढूंढना लाना, या फिर जैसे कोई चीज 59 की है और आपके पास 100 रुपीज है तो वो 1 रुपये वाला जो चक्कर है वो इसमें बहुत कम हो जाता है। यानी एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, यानी नकदी का उपयोग कम करके हम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करते हैं, यानी धीरे धीरे चीजों को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके बीच अंतर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम, यानी एनईएफटी का नाम होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण, और आरटीजीएस का होता है वास्तविक समय संकलन निपटान, और आईएमपीएस होता है तत्कालिक भुगतान सेवा, यानी ये सबसे ज्यादा तेज होता है। ठीक है, लेन देन की गति ये कुछ समय में पूरा हो जाता है, ये तुरंत पूरा होता है, और ये तुरंत पूरा होता है। ये भी मतलब ये दोनों बहुत फास्ट है और ये थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है, राशि, इसमें कोई राशि की सीमा नहीं होती है। आरटीजीएस में 2 लाख या उससे अधिक होती है और इसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। आगे है अधिकतम राशि, बैंकों के नियमों के अनुसार होती है। ये अधिकतम सीमा सामान्यतः नहीं होती और बैंकों के नियमों के अनुसार होती है। ठीक है, इसमें उपयोग सामान्य धन का हस्तांतरण, यानी नॉर्मल पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़ी राशि भेजने के लिए किया जाता है, और इसका छोटे और ये मध्यम भुगतान, यानी छोटे या फिर नॉर्मल भुगतानों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेवा उपलब्ध होती है 24 घंटे, इसकी सेवा होती है 24 घंटे, तीनों की सेवा 24 घंटे उपलब्ध होती है। यानी आप शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो ये थोड़ा आईएमपीएस थोड़ा सा तेज होता है, आरटीजीएस भी तेज होता है, लेकिन एनईएफटी थोड़ा सा समय लेने वाला होता है। इसमें पैसे की सीमा नहीं होती, इसमें 2 लाख रुपए की सीमा होती है और इसमें भी कोई सीमा नहीं होती है, और तीनों जो है 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ई बैंकिंग ने बैंकिंग सेवाओं को सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा डिजिटल लेने देने को बढ़ावा मिलता है। एनईएफटी सामान्य धन हस्तांतरण के लिए, आरटीजीएस बड़ी राशि के तत्कालिक हस्तांतरण के लिए यानी भेजने के लिए, और आईएमपीएस छोटे तुरंत यानी मध्यम वर्ग के भुगतान के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ई बैंकिंग आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। यानी आज के समय में जो ई बैंकिंग है वो हमें हर सेवा में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है, क्योंकि तेज है, सरल है और सुविधाजनक है, सुरक्षित है, इसलिए लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। ये लोगों के बीच लोकप्रिय है। इसके विभिन्न प्रकार जैसे एनईएफटी है, आरटीजीएस है और आईएमपीएस है, इनके अलग अलग तरीके से उपयोग है। जैसे एक धन का नॉर्मल पैसे का भुगतान करता है, वहीं आरटीजीएस बड़ी राशि के लिए होता है और आईएमपीएस छोटे राशि के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। और आज के टाइम पे इन सभी का ई बैंकिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग ये बन चुके हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे तो इन्हीं 3 भागों में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मुख्य बिंदु और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा।